प्रिय छात्रों, आज मानव भूगोल के दूसरे अध्याय जिसका शीर्षक है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि। इस अध्याय में हम जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ घनत्व का मापन, वृद्धि का मापन एवं घनत्व तथा जनवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में तथा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रथम जो टॉपिक है, प्रथम चर्चा बिंदु है जनसंख्या संसाधन के रूप में। किसी भी देश की जनसंख्या उसके लिए धन है, उसके लिए असेट है, संपत्ति है, और जनसंख्या को असेट बनाने के लिए जनसंख्या को प्रशिक्षित करना, शिक्षित करना, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सा उपायों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना जरूरी होता है। किसी भी देश के संसाधन का उपयोग उसकी जनसंख्या के लिए, उसके लोगों के लिए ही है, अन्यथा संसाधन की उपयोगिता या संसाधन की परिभाषा अपूर्ण रहेगी, क्योंकि कोई भी संसाधन मनुष्य के लिए है। जब तक उसकी उपयोगिता मनुष्य के लिए नहीं होगी तब तक कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होगी। साथ ही मानव संसाधनों का उपयोगकर्ता तो है ही है, संसाधनों का निर्माणकर्ता भी है। एक प्रख्यात विद्वान भूगोलविद जिम्मरमैन के अनुसार उनका कहना है कि संसाधन होते नहीं, रिसोर्सेज आर नॉट बट दे बिकम। संसाधन होते नहीं, बनते हैं। यह मनुष्य है जो अपनी क्षमता, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार किसी भी वस्तु को, किसी भी संस्कृति या विचार को संसाधनों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मनुष्य या जनसंख्या किसी भी देश के लिए केवल लाइबिलिटी नहीं वरन संपत्ति है, असेट है, धन है। प्रश्न ये उठता है कि जनसंख्या का वितरण कैसा है, क्योंकि भूगोल वितरण में असमानता, भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के वितरण में या जनसंख्या के वितरण में असमानता क्या है, समानता क्या है। जनसंख्या किस प्रकार, किस रूप में पूरे पृथ्वी पर वितरित है, यही जनसंख्या का वितरण कहलाता है। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या वितरण क्या है तो उसका सीधा सा अर्थ है जनसंख्या किस प्रकार, किस रूप में पूरे पृथ्वी पर वितरित है। देखा जाए तो जनसंख्या पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है। गोलार्धों के अनुसार देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम है और उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक है। अगर हम महाद्वीपों के अनुसार देखें तो एशिया 60% जनसंख्या के साथ विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार और साथ ही साथ क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा महाद्वीप है। दूसरे स्थान पर 16% जनसंख्या के अनुसार अफ्रीका दूसरे स्थान पर है और 10% लगभग जनसंख्या के अनुसार अफ्रीका तीसरे स्थान पर है। और अमेरिका मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओसेनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित है ओसेनिया में, ये बाकी 3 अन्य महाद्वीप हैं जो क्रमशः चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पर आते हैं। एक महाद्वीप विश्व का ऐसा भी है जो निर्जन है, जिसे नॉन एक्वेमेंट कहते हैं, जिसे हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। वहाँ केवल रिसर्च स्टेशन हैं, वहाँ मानव बस्तियाँ नहीं पाई जाती। पुनः देखें, अगर हम जनसंख्या के आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो हमें लगेगा कि विश्व के लगभग 10 देश ऐसे हैं जो विश्व की 60% जनसंख्या को समेटे हुए हैं। इनमें पहले स्थान पर चाइना है जहां 1300 मिलियन आबादी है। दूसरे स्थान पर हमारा भारत देश है जिसकी आबादी 1210 मिलियन से अधिक है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। तीसरे स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका की आबादी 308 मिलियन है, जबकि इंडोनेशिया एशिया का
तीसरा सबसे बड़ा देश जनसंख्या में। इंडोनेशिया विश्व का चौथा बड़ा देश है जनसंख्या में 237 मिलियन के साथ। ब्राज़ील विश्व के 5वें नंबर का देश है जो जनसंख्या के अनुसार है। पाकिस्तान का स्थान 6ठा, बांग्लादेश 7वां और जनसंख्या के अनुसार 8वां स्थान नाइजीरिया को जाता है जो अफ्रीका में स्थित है। 9वां स्थान रसिया को जाता है, रशियन फेडरेशन को जाता है। और 10वां स्थान पुनः एशिया में स्थित जापान को जाता है। जापान की जनसंख्या 127 मिलियन है। अब देखें तो इन देशों की सामान्य विशेषताओं पर नज़र डालें तो चाइना जिसकी जनसंख्या 1300 मिलियन से अधिक है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है भारत से लगभग 3 गुना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि चीन का क्षेत्रफल लगभग 95,97,000 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार देखें भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जबकि चाइना में यह जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, लगभग 143 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। इसी तरह से देखें तो बांग्लादेश जिसकी जनसंख्या 124 मिलियन है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,47,570 वर्ग किमी है और बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है 1170 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगर आप देखें तो सिंगापुर के बाद जो सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है वह है बांग्लादेश। इन 10 देश जो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े देश हैं, इन 10 में से 6 देश एशिया में हैं और इन 6 देशों का जो कुल जनसंख्या है वह विश्व की जनसंख्या का लगभग आधा है, यानी 50% है। आप देखें चाइना 1300 मिलियन, इंडिया 1210 मिलियन, इंडोनेशिया 237 मिलियन, यूएसए 308 मिलियन और पाकिस्तान 190 मिलियन, साथ में बांग्लादेश 124 मिलियन और जापान 187 मिलियन। लगभग ये सारे देश विश्व की आधी जनसंख्या को कवर करते हैं। इस प्रकार देखें तो विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या आप देखें तो एशिया में ही है। विश्व के आधे से अधिक जनसंख्या एशिया में है। थोड़ा सा हम कुछ विद्वानों के स्टेटमेंट पर नज़र डालते हैं। जॉर्ज बी क्रेसी कहते हैं कि एशिया में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अधिक लोग रहते हैं और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अत्यंत कम लोग रहते हैं। आप कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है अनइवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, असमान रूप से वितरित है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्यों हम पढ़ते हैं? इसको पढ़ने का मूल कारण है कि ज़मीन पर, लैंड पर जनसंख्या का दबाव कितना है, पॉपुलेशन प्रेशर कितना है। किसी भी देश के डेमोग्राफी को पढ़ने का पर्पज़ होता है, उस देश के आर्थिक विकास स्तर को जानने के लिए हम वहाँ की डेमोग्राफी को पढ़ते हैं। वहाँ के उपलब्ध संसाधनों के उपयोगिता स्तर को जानने के लिए हम डेमोग्राफी का अध्ययन करते हैं। तो उसी डेमोग्राफी में हमें जनसंख्या घनत्व पढ़ना है और इसे निकाला जाता है, इसे प्राप्त किया जाता है कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से भाग देने पर जो परिणाम आता है उससे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या को उस क्षेत्र का हम घनत्व कहते हैं। विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अत्यंत घनी आबादी वाले हैं, वही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अत्यंत विरल आबादी वाले हैं। उदाहरण के लिए आपके किताब मानव भूगोल के 2.2 मानचित्र में जनसंख्या घनत्व को छाया विधि से बताया गया है। आप देख रहे हैं कि उत्तरी और उत्तरी पूर्वी अमेरिका यानी कि यूएसए, जहाँ कुछ नगर मैं बता दूं, फिलाडेल्फिया,
वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, बोस्टन, जो बड़ा अर्बन एग्लोमरेशन एरिया है जहाँ अधिकांशतः आबादी रहती है, यह विश्व का घना आबाद क्षेत्र है। उसी तरह से पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस, अन्य कई देश, साथ ही जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश, ये विश्व के घने आबाद प्रदेश हैं। जबकि ग्रीनलैंड, कनाडाई टुंड्रा, रसियन टुंड्रा, अमेजन के घने जंगल, साथ ही सहारा का मरुस्थल, साथ ही गोबी का मरुस्थल, साथ ही ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगभग एक व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम आबादी रहती है। अब भारत का उदाहरण दे सकते हैं। भारत में एक तरफ बिहार जहां 1106 आदमी रह रहे हैं 1 किमी लंबे और 1 किमी चौड़े एरिया में, वहीं अरुणाचल में 17 आदमी हैं, 17 व्यक्ति हैं 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में। अब प्रश्न आता है कि भौगोलिक जो वितरण है जनसंख्या का जो वितरण है वह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरह का क्यों है, यानी वितरण में असमानता क्यों है। इस असमानता के पीछे भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आर्थिक कारकों का हाथ है। जैसे जनसंख्या के लिए भरण पोषण, जनसंख्या के लिए आवास, लोगों के लिए आवास, भरण पोषण की सुविधाएं, मनोरंजन के साधन, यातायात के साधन आवश्यक हैं। आप देखें विश्व की जो नदी घाटियां हैं, जो विश्व की सभ्यताओं का प्रसार हुआ, फैलाव हुआ, वो नदी घाटियों के सहारे हुआ। कारण ये था कि नदी घाटियों के पास उन्हें पानी उपलब्ध था, समतल जमीन उपलब्ध थी, खेती के लिए पानी उपलब्ध था, स्वयं के पीने के लिए पानी उपलब्ध था, पशुपालन के लिए उपलब्ध था पानी। साथ ही ये जो प्लेन स्थल हैं, जो ये समतल स्थल हैं, ये साथ ही उद्योग या कृषिगत क्रियाओं के लिए स्थान प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आप देखें कनाडाई टुंड्रा, आप देखें रसियन टुंड्रा, आप देखें सहारन मरुस्थल, आप देखें ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये निर्जन है, वीरान है, क्योंकि उपयुक्त वातावरण या उपयुक्त जलवायु नहीं है। जलवायु भी मानव बसाव में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो जल की उपलब्धता, उर्वर जमीन, जलवायु, यातायात और संचार के साधन, समतल जमीन, ये वो प्राकृतिक कारक हैं जो मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। साथ ही वे क्षेत्र जो सामाजिक रूप से अशांत हैं, जहाँ धार्मिक उपद्रव होते हैं, वे क्षेत्र, वहाँ से लोग प्रवासित होकर उन क्षेत्रों में आकर बसते हैं जो सामाजिक रूप से शांत होते हैं, जहाँ कहीं धार्मिक उपद्रव नहीं होता, जहाँ धार्मिक सहिष्णुता होती है। साथ ही वे क्षेत्र जहाँ खनिजों का निष्कर्षण होता है, उनके निष्कर्षण से संबंधित उद्योग लगे हैं, वे क्षेत्र भी कालांतर में जनसंख्या संकुल बन गए। जैसे पूर्वी यूरोप, जब कोयले की संसाधनता के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, तो रूस का वो हिस्सा जो एशियन रूस है, जो पूर्वी रूस है, वो क्षेत्र निर्जन था। लेकिन जैसे ही कोयले में संसाधनता की पता चली, कोयले में ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता का ज्ञान हुआ, वैसे ही वहाँ कोयले का निष्कर्षण हो गया और उनसे जुड़े बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हुई। तमाम माइनिंग कंपनीज आईं, उन कंपनियों में काम करने वाले लेबर आए और उन लेबर को तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान करने वाले संस्थाएं आए, और इस प्रकार से पूर्वी रूस जो जनविहीन था वह अब जन संकुल बन गया। इसी तरह से नगरीकरण भी एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या संकेंद्रण के लिए। जो क्षेत्र नगरीकृत हैं वहाँ जनसंख्या अधिक है, कारण कि यहाँ
वहाँ कई तरह के उद्योग हैं, वहाँ रोजगार की संभावनाएं हैं, वहाँ तमाम तरह के शैक्षणिक और तमाम तरह की अन्य अवस्थापनात्मक सुविधाएं हैं, जिनके कारण लोगों का आकर्षण नगरीय क्षेत्र की तरफ बढ़ा है। अब हम आते हैं ग्रोथ पर। ग्रोथ जो होता है एक विशेष समय में, एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष समय अंतराल पर पूर्व जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या से घटाकर फिर उनका प्रतिशत ज्ञात करके हम यह बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में इस अवधि के दौरान इतने प्रतिशत कुल जनसंख्या की वृद्धि या कमी हुई है। दो तरह की ग्रोथ की गणना होती है, दो तरह से। एक होता है एक्चुअल ग्रोथ और दूसरा होता है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए कुल जन्म से कुल मृत्यु को हम घटा देते हैं, वो हमें मिल जाता है प्राकृतिक ग्रोथ। लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ होता है उसके लिए जन्म से मृत्यु को घटाते हैं, फिर जितने लोग हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान को चले गए हैं उनकी जनसंख्या घटा देते हैं, और जितने लोग किसी भी स्थान से किसी अमुक स्थान पर आए हैं उनको हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमें कुल आप कह सकते हैं कि वास्तविक वृद्धि का पता चलता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या बढ़ रही है, पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है, जहां जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मृत्यु दर और जन्म दर दोनों, मृत्यु दर जन्म दर